हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। हम लोग अभी इमोशनल इंटेलिजेंस की जो वीडियो सीरीज है उसका ये तीसरा वीडियो हम लोग देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कंटेंट्स क्या है, कि कौन सी चीजें हैं जिनको मिला के इमोशनल इंटेलिजेंट बनता है। लेकिन उसमें जंप करने से पहले मैं आपको कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस देना चाहता हूं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको आपको पहले सोचना चाहिए ताकि आप इमोशनल इंटेलिजेंस का कंटेंट अच्छे से समझ पाए। तो क्या आप तैयार हैं? ओके। तो पहला सवाल है कि आप याद करें कौन सा ऐसा टाइम था या आखिरी बार कब आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और आपने कुछ ऐसा किया कि आप नॉर्मल सिचुएशंस में वैसा ना करते। शायद आपने किसी के ऊपर हाथ उठाया या तो आपने किसी के ऊपर किसी को गाली दे दी या कुछ ऐसा किया जो आप नॉर्मल सिचुएशन में कभी नहीं करते। ये लगभग हर एक आदमी के साथ होता है। कभी कभी हमारा गुस्सा अनकंट्रोलेबल होता है तो हम लोग कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ है और हुआ है तो कब? ठीक है। और जब आपने इस तरह का गुस्सा वाला रिएक्शन दिया था तो उसके बाद कितने टाइम के बाद आपको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि अरे मैंने तो कुछ बहुत ज्यादा ही कर दिया, मैंने कुछ बहुत ज्यादा ही बोल दिया, या तो मेरी जो रिएक्शन थी वो काफी ज्यादा गुस्से वाली थी, इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी। तो इसको समझने के लिए आपको कितना टाइम लगा जब आपने गुस्सा किया, तब से जब आपको ये रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि अरे यार मैंने तो बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, इसके बीच का टाइम कितना था? ये चीज आपको उसके बारे में याद करना है, इसके बारे में आपको लिखना है। और तीसरी चीज है कि आप आपकी खुद के इमोशंस के बारे में कितना जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका इमोशनल पैटर्न क्या है? आप किस तरह एक चीज के बाद दूसरे इमोशन पे स्विच होते हैं? नॉर्मली अगर हम लोग एक स्टूडेंट की लाइफ देखें तो उनकी लाइफ में कुछ इमोशंस ऐसे रहेंगे। मान लीजिए मंडे मॉर्निंग को उनको स्कूल जाना है तो उनको एक नाराजगी रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा कि स्कूल जाना है। या तो कुछ ऐसे भी बच्चे रहेंगे जिनको बहुत आनंद होगा कि अरे आज हमको स्कूल जाना है। स्कूल में जाने के बाद राष्ट्रगीत होता है तो एक देशभक्ति की भावना हमारे दिल में आती है। तो उसके बाद में सर लोग पूछते हैं कि होमवर्क चेक करना है, तो अगर आप किसी ने होमवर्क नहीं किया तो वो उसको डर महसूस होता है। तो फिर उसके बाद अगर वो लेक्चर खत्म हो गया जैसे तैसे और सर की डांट नहीं पड़ी तो वो बच्चा, उसको रिलीफ महसूस होती है कि बच गए, है ना। तो उसके बाद कुछ ऐसा लेक्चर हो सकता है जो कि उस बच्चे का फेवरेट लेक्चर हो, तो वो बहुत खुश होगा कि चलो आज इस विषय में मैं सीखूंगा जो मेरा अच्छा, मतलब जो पसंदीदा विषय है ना। तो उसको खुशी महसूस होगी। फिर लंच ब्रेक में वो जब अपना टिफिन खोल के देखेगा शायद वो नाराज हो जाए कि आज लंच बॉक्स में कुछ मतलब अच्छी सब्जी नहीं है, तो नाराजगी वाला इमोशन हो गया। फिर लंच ब्रेक के बाद मतलब खाना खाने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ खेलेगा तो एक स्पोर्ट्समैनशिप वाला स्पिरिट आता है कि मुझे जीतना है, एक कंपटीशन की भावना आती है कि मुझे इन सबको हराना है। तो ये कंपटीशन वाला इमोशन हो गया। फिर उसके बाद में लंच ब्रेक के बाद कुछ और लेक्चर्स होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कि उस बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है, उसने कितनी पढ़ाई और कितना होमवर्क उसमें किया है, उसके इमोशंस बदलते जाएंगे। और अंत में स्कूल के अंत में उसको ये इमोशन रहेगा कि कब मैं अपने घर जाऊं। वो ईगर रहता है, उसको बहुत उत्सुकता रहती है कि अभी बस आज का स्कूल तो हो गया, घर जाना है, जल्द से जल्द घर जाना है। तो घर पहुंचने के बाद उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि खाना क्या बना है या कुछ खाने के लिए मम्मी ने कुछ नया बनाया है और टीवी पे क्या लगा है, तो ये क्यूरियोसिटी रहती है। फिर पापा घर में आते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है कि चलो अभी तो पढ़ाई में बैठ जाना चाहिए वरना पापा गुस्सा होंगे। तो ये थोड़ा सा
डर वाला इमोशन आ गया, फिर पढ़ाई हो गई, खाना हो गया, तो फिर अब उनको थकान महसूस होती है, अब उनको सोना है, तो एक नींद वाला मतलब नींद जैसा उनको फील होता है। तो ये एक साइकिल है। मतलब एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल में जाता है वो भी दिन में लगभग 10 से 12 डिफरेंट तरह के इमोशंस एक्सपीरियंस करता ही है। तो अगर एक बच्चे का ये हाल है, तो हम लोग जो परिवार वाले लोग हैं, शादीशुदा लोग हैं, हम लोगों की लाइफ में इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग तो ऐसा होता है कि काफ़ी समय में कि एक एक मिनट में हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं। तो क्या आप आपके इमोशनल जो पैटर्न है, क्या आप उसको समझते हैं? आपने कभी आपका खुद का ऑब्जर्वेशन किया है कि किस तरह से आप एक इमोशन से दूसरे इमोशन में स्विच होते हैं? अगर नहीं, तो ये आपके लिए एक टास्क है, आपको इस विषय में थोड़ा काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर इमोशन को बहुत डिटेल में लिखें। आपको बस घटना, यानी मान लीजिए कि सुबह आपने ऑफिस जाने में लेट हुआ, तो आपको डांट पड़ गई, तो आपको बुरा लगा, है ना? तो इस तरह से आप बस इतना लिख सकते हैं कि रीच्ड ऑफिस लेट, माय बॉस स्कोल्डेड मी समथिंग, और फिर आप आगे लिख सकते हैं कि आई फेल्ट बैड, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। तो इस तरह से आप बस अपने इमोशन पैटर्न को नोट करते जाएं। अगर आपको आपके दिल में ही, मतलब आपके दिमाग में ही इस चीज़ को नोट करना है, अच्छी बात है, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा पेपर पेन इसको यूज़ करने का, और उसको लिखें किस तरह के डिफरेंट इमोशंस आप एक दिन में फील करते हैं, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, और एक हफ्ते का जब आपके पास डेटा हो जाएगा, तो उन सब चीज़ों का आप अवलोकन करें, बैठ के देखें कि क्या इमोशनल पैटर्न आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। ठीक है, ये हमारे आगे आने वाले वीडियोस में बहुत काम आएगा, जब आपको पता होगा कि आपका इमोशनल पैटर्न क्या है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग बात करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंट के कंटेंट क्या है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हेवी लग सकता है कि किताब में पढ़ रहे हैं जैसे, ऐसे लग सकता है। ये बस इंफॉर्मेशन के लिए है, आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अगर ये चीज़ पता हो, ध्यान में हो, तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत हेल्प आपको इससे एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के कंटेंट्स कुछ इस तरह हैं। पहला है कि सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आपके दिल में, आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, आपको जो भावनाएं आपके दिल में आ रही हैं, आप उनके बारे में अवेयर रहते हैं। आप समझते हैं कि मेरे दिमाग में अभी, मतलब मुझे अभी गुस्सा जैसा फील हो रहा है, या मुझे दुख फील हो रहा है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मुझे बहुत काम दिया जा रहा है और मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं चिड़चिड़ापन ऐसे महसूस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है कि आपको सेल्फ अवेयर होना है। सेल्फ अवेयरनेस इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि सेल्फ एस्टीम, मतलब आत्मसम्मान। चाहे कोई आपको रिस्पेक्ट दे या ना दे, आपको आपका सेल्फ एस्टीम जो है उसको हाई रखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपके ऑफिस में जा रहे हैं और आप, कोई बंदा है जिसको आप रोज़ गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, 10 दिन हो गए आप ही गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, लेकिन बंदा खुद से शुरू नहीं करता है कॉन्वर्जेशन। हमेशा आपको ही कॉन्वर्जेशन शुरू करनी है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंटिन्यू रखें आप उस चीज़ को। अगर वो सामने वाला बंदा आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो ठीक है, आप भी उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। सेल्फ एस्टीम का मतलब यह है कि आपका आत्मसम्मान आप आपकी जगह रखें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर कोई पहले मुझे गुड मॉर्निंग बोले, मुझे आके पूछे कि कैसे हैं, क्या है, कितना देर लगा आपको आने में, चाय पी ली क्या। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पहले सामने वाला आके आपसे बात करे, आप भी जाके उनसे बात कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। और अगर वो खुद हो के आपसे बात नहीं करते,
फिर भी आप में इतनी हिम्मत होती है, इतना उत्साह होता है कि आप जाके बात करते हैं, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट आप कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई मतलब आप उससे 10 बार बात कर रहे हैं किसी से, लेकिन फिर भी वो खुद हो के अगर आपसे इंफॉर्मेशन नहीं पूछ रहा है, आपका हालचाल नहीं पूछ रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के पास जाके आपको बार बार आपकी बात शुरू करने की। तो सेल्फ एस्टीम ये है। तीसरी चीज़ है सेल्फ कंट्रोल। जब आपको ये महसूस होता है सेल्फ अवेयरनेस की वजह से कि मेरे दिमाग में क्या चीज़ें, क्या थॉट्स आ रहे हैं, और आपका सेल्फ एस्टीम एक अच्छे पॉइंट पे होता है, तो आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इस बारे में अवेयर नहीं हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप कुछ कर बैठेंगे और बहुत देर के बाद आपको पता चलेगा कि मुझे गुस्सा आया था, उसने कुछ बोला तो मैं अपना आपा खो बैठा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने तुरंत ये रिएक्शन दे दी या मैंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। तो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एस्टीम के बाद सेल्फ कंट्रोल आता है। जब आप अवेयर हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपका एस्टीम अच्छे लेवल पे है, तो आपको उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके रख सकते हैं। ये तीसरी बात है। चौथी बात है कि एम्पैथी, मतलब आपको दूसरों की जगह पे अपने आप को रख के उनके नज़रिए से दुनिया देखनी है। मान लीजिए कि किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो आप जाके देखते हैं और आप बोलेंगे अरे इसमें तो काफ़ी खर्चा आएगा यार, सैड, नुकसान हो गया, है ना। और एम्पैथी यह है कि अरे यार मुझे बुरा लगा कि आपकी कार का नुकसान हुआ, अगर मैं होता तो मुझे काफ़ी हर्ट होता, अभी इसमें इतना खर्चा आएगा, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीत रही है या आप किस चीज़ से होके जा रहे हैं। तो ये होता है। अब एम्पैथी के बाद आता है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस इसका मतलब होता है कि आप अपनी बात पे डटे रहेंगे। ये चीज़ जब मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था, तो हम लोग जो कस्टमर केयर एसोसिएट्स थे, उन लोगों को इस चीज़ की ट्रेनिंग देते थे। तो उसको असर्टिवनेस बोलते हैं कि आपको अपनी बात पे डटे रहना है, लेकिन बिना सॉरी बोले, बिना थैंक यू कहे। मतलब मान लीजिए कि आपको कोई कॉल आता है या आपका कोई कस्टमर है या आपका बॉस है, वो आपको कुछ टास्क असाइन करता है, वो बोलता है कि ये काम मुझे करके दो। अगर उस काम को आप जितनी ही मेहनत करें, अगर उसको करने के लिए 2 दिन लगने वाले हैं, तो 2 दिन लगेंगे, तो आप उसको बोलो कि इसके लिए 2 दिन लगने वाले हैं। ऐसा नहीं चाहिए कि सर सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें 2 दिन लगेंगे, या प्लीज़ मुझे 2 दिन दे दीजिए। वो अगर आपसे आके आर्ग्यूमेंट करने लगे कि इतना टाइम हो गया, काम क्यों नहीं हुआ, तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर ये काम 2 दिन का है, इसमें 2 दिन लगेंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जल्द से जल्द जैसे ही ये काम हो जाएगा मैं आपके पास इसकी रिपोर्ट लेके आ जाऊँगा। तो लेकिन ऐसी सारी चीज़ों में आपको हमेशा सॉरी बोलना ज़रूरी नहीं है। मैंने लोग देखे हैं जो कोई आके बोलता है आप तक क्यों नहीं हुआ, तो नहीं सॉरी मुझे प्लीज़ थोड़ा और टाइम दो, ये मैं कर तो रहा हूँ लेकिन प्लीज़ इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो इतना अपोलोजेटिक और इतना थैंकफुल नहीं बनना है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको आपके ऑफिस में आपके जॉब के हिसाब से और आपके बॉस के हिसाब से भी ये चीज़, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है, असर्टिवनेस को। कहीं ऐसा ना हो कि आप असर्टिव हो, आप असर्टिव तो रहें लेकिन जॉब आपके पास ना रहे। तो अगर आपके बॉस ऐसे हैं कि जो असर्टिवनेस को टॉलरेट नहीं कर सकते, तो ठीक है, आप बोल दीजिए कि हाँ सर प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। लेकिन नॉर्मल लाइफ सिचुएशन में अगर मान लो आप ट्रैफिक में हैं और आपकी टू व्हीलर किसी और की टू व्हीलर से हल्का सा टकराता है या कुछ होता है या कुछ भी ऐसा सीन होता है, तो आपको हमेशा सॉरी सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप असर्टिव रहो, बोल सकते हो कि यार अचानक आपने ब्रेक दबा दिया तो मेरी गाड़ी तो थोड़ा सा तो आके लगेगा ऐसे,
तो उस सिचुएशन में आपको थैंक यू या सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं बीइंग असर्टिव। कस्टमर केयर एजेंट को जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कंप्लेंट डालते हैं, वो कहते हैं कि मैंने ये कंप्लेंट डाली है कल और उसके ऊपर हम लोगों का अब तक कुछ अपडेट नहीं आया। तो मैंने देखे एजेंट्स को जिनके फ़ोन रिकॉर्ड्स मैंने सुने हैं, वो बहुत ज़्यादा अपोलोजेटिक हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर बहुत सॉरी, माफ़ कीजिए, हम लोग काम कर रहे हैं, आपको जल्द से जल्द इसके ऊपर आउटपुट मिलेगा, प्लीज़ आप हमें 2 दिन का समय दीजिए वगैरह। मैंने उनसे कहा कि आपको इस तरह का एटीट्यूड रखने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको बोल दीजिए कि सर स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, कंप्लेंट लिखवाने के बाद मिनिमम 72 आवर्स तो लगते ही हैं। आपने कंप्लेंट लिखवाया बस 24 आवर्स हुए, टाइम तो लगेगा। आप फ़ोन ना करें या तो आप 2 दिन के बाद फ़ोन करें जब हम आपको कुछ इसी के बारे में अपडेट दे सकें। तो इसको बोलते हैं बीइंग असर्टिव। ओके दोस्तों, तो असर्टिवनेस के बाद आता है परसुएशन। आप किसी चीज़ को परसू कितना कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ के ऊपर जल्दी गिव अप नहीं करना है। अगर आपने किसी को कुछ टास्क असाइन किया है तो ऐसे भी नहीं कि आप उसके पीछे पड़े रहो, लेकिन आप उसकी हेल्प करो। अगर वो बंदा उस काम को या उस आउटपुट को जल्दी निकाल के नहीं दे पा रहा है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट स्किल है जिसके बिना इमोशनल इंटेलिजेंस अधूरा रह जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को परसीव नहीं कर पाते हैं, मतलब आप ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एक बार आपने किसी से कुछ मांग लिया तो वो मिल जाएगा, या आपने किसी एक प्रोजेक्ट के लिए टेंडर डाल दिया तो वो अप्रूव हो जाएगा। आपको उसको फॉलो अप करता रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आता है लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में तो बहुत लोग बात करते हैं और मुझे आशा है कि आपको भी इसके बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। बस एक लीडरशिप वाली क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आपको इमोशनली इंटेलिजेंट कहा जा सकता है। और एक लास्ट चीज़ है जिसको बोलते हैं कोऑपरेशन। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने कोऑपरेटिव हैं। आप आपके कॉलीग्स के साथ, आप अपने बॉस के साथ, क्लाइंट्स के साथ कितने कोऑपरेटिव हैं। मैंने पर्सनली जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब किया है, मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, लेकिन उससे उनका मतलब है 1 या 2 बार। तो अगर कस्टमर की तरफ से फ़ोन आता है, अगर उनको कुछ ऑर्डर्स में चेंजेस चाहिए या अगर उनकी रिक्वायरमेंट कुछ चेंज हो जाती है, तो वो बोलते हैं हाँ हम लोग तो कोऑपरेट करते हैं। लेकिन दूसरे तीसरे फ़ोन के बाद, चौथे फ़ोन कॉल के बाद उनकी जो टोन रहती है, जिस तरह से वो बात करते हैं, वो काफ़ी बदल जाती है। उससे पता चलता है कि वो अभी कोऑपरेटिव नहीं रहे हैं, वो थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं कि भले ही तू हमारा कस्टमर है, क्लाइंट है, लेकिन तू बहुत फ़ोन करके बार बार इसमें चेंजेस करवा के दे रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि आपके पास लीडरशिप क्वालिटी हो। आप उस क्लाइंट को या उस कस्टमर को बुलाएं या तो उसके पास जाएं, मीटिंग करें, उसकी जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड आउट करें, और उसके बाद आप उसको एग्जैक्ट सर्विस दे सकते हैं। फिर वो बंदा आपको बार बार फ़ोन नहीं करेगा, है ना। तो ये एक चीज़ है कि आपके पास कोऑपरेटिवनेस होना चाहिए। ये एक आखिरी चीज़ है। और अभी ये जो 7-8 पॉइंट्स मैंने बताए, फिर से मैं कहता हूँ कि आपको इसको याद करके रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसको बस आपने समझ लिया, अभी के लिए काफ़ी है। इसके आगे हम लोग अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इमोशनल इंटेलिजेंट आपकी लाइफ में कैसे उतारना है, उसके लिए मैं प्रैक्टिकल टिप्स देना शुरू करूँगा। तो आप मेरे साथ बने रहें अगले वीडियो के लिए, जिसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा या कुछ टूल्स दूंगा, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो, और आप वो बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जब मैं अपना अगला वीडियो
अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पता चले, और इसको लाइक भी कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।